नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबों के समक्ष जिससे मिलवाने के लिए आई हूं, जिस एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास जो हमारी शख्सियत हैं, जिनसे आज हम मिलेंगे, वो हैं लता विनोद नौवाल जी। लता विनोद नौवाल जी, आपके बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। लता विनोद नौवाल जी कवित्री हैं, समाज सेवी हैं और इतना कुछ करती हैं, समाज सेवा के लिए भी इतना कुछ करती हैं, इतना कि उनकी अगर मैं लिस्ट शुरू हो जाऊं पढ़ने के लिए तो मुझे लगता है आधी घंटा मुझे वही बताना पड़ेगा। तो थोड़ा सा परिचय मैं इनका जरूर आपसे करवाना चाहूंगी कि आप कवित्री होने के साथ साथ एक समाज सेविका हैं। दिल्ली के इंटर कॉलेज से हिंदी ऑनर्स की पढ़ाई की है, संस्कृत में 1 साल का कोर्स किया। 1980 में, यानी 16 साल की उम्र में, सिर्फ 16 साल की, जिसको कमसिन सी उम्र कहते हैं, उस उम्र में एक पहली हास्य व्यंग की कविता क्रिकेट नामक जो पुस्तक कविताओं की प्रकाशित हुई थी, जिसकी बहुत सराहना हुई। और उसके तुरंत बाद ही किताब एक और निकली, श्रेष्ठ कवियों के साथ मंच पर कविताएं पढ़ना। श्री विश्वनाथ सचदेवा जी, नौटियाल जी, श्री राम मनोहर त्रिपाठी जी, नंदलाल पाठक जी, सुरेश शर्मा जी आदि इतने बड़े बड़े कवियों के साथ इन्होंने मंच साझा किया है। और कमाल की बात यह है कि इनकी जो पुस्तक है वो, उसका बोल उठा मन, उसका कन्नड़ में भी अनुवाद हुआ है। और ये सिर्फ हिंदी की बात नहीं करती हैं, ये जब भारत की बात करती हैं तो भारत की सारी भाषाओं को साथ में लेके चलती हैं, भारत के हर व्यक्ति को साथ में लेके चलती हैं, हर वर्ग को साथ में लेके चलती हैं। और जब हम वर्ग की और व्यक्ति की बात करते हैं ना, तो एक और ये कैदियों के लिए काम करती हैं, तो एक और ये सैनिकों के लिए काम करती हैं। तो यही से आप अंदाज लगा सकते हैं कि इनका क्षेत्र जो है कहाँ से कहाँ तक पहुंचता है और ये विशाल होकर के किस तरह आगे बढ़ती है, वो सोचने और समझने वाली बात है। और साथ ही साथ ये विजयनगर स्टील सिटी इनर व्हील क्लब के अध्यक्ष पद पर जब थी, तो इन्होंने 5 स्कूलों में लड़के और लड़कियों के लिए शौचालय बनवाया, लाइब्रेरी तैयार करवाई, सिलाई की मशीनें दी, और उसके साथ इतना कुछ किया कि इन्हें वहां से सुप्रीम स्वर्ण पदक अवार्ड दिया गया। और आसपास के वृद्ध आश्रम के लोगों को ये अपने पास बुलाती थी और कॉलोनियों में बैठ करके ये उनकी जरूरतों को समझना, उसे पूरा करना। मतलब मैं अगर इनके बारे में आपको बताने लगूं तो मुझे लगता है बहुत लंबी एक, अब मुझे लगता है कि मुझे इनके लिए कुछ ना कुछ पूरा इनका परिचय जरूर लिखना पड़ेगा। एक इनके साथ हमें अलग से एक मीटिंग करनी होगी जिसमें कि हम इनका इंटरव्यू लें और उसको हम पब्लिश करवाएं, तो वो हम जरूर करेंगे। सैनिकों के लिए इन्होंने बहुत सुंदर एक उपाय किया कि इन्होंने एक ऐसी संस्था बनाई जहां पर कि सैनिकों की जो विधवाएं हैं, उनका जो परिवार है, उस परिवार के लिए ये किस तरह से उनकी समस्याओं का, या जो कानूनी समस्याएं भी होती है जिनको कि हम आम औरतें नहीं समझ पाती हैं, उसका भी इन्होंने प्रयत्न किया। और मजेदार बात यह है कि इतना सुंदर ये लिखती हैं, हास्य भी लिखती हैं, व्यंग भी लिखती है और सामाजिक समस्याओं पर भी लिखती हैं। और इनके गीतों की सीडी जो है टी सीरीज पर, ये इनकी बहुत सारी गीतों की सीडी रिलीज हुई है, जिसे आप सुनेंगे और देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। मैं जब सुनती हूँ तो मुझे ऐसा ही लगता है कि ये लता जी नहीं है, जब ये पीछे पीछे चलती होती हैं पेड़ों के पीछे और कुछ गाती होती है और कुछ बजता होता है, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे हम फिल्म देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो लता जी, अगर मैं आपके बारे में बताती रहूंगी ना तो आपसे बातचीत ही नहीं कर पाऊंगी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्ते जी, सबसे मिलकर रही हूँ दिल से दिल तक में, तो बातें दिल की है और दिल से होगी। तो एक बार फिर से आपका स्वागत। और मुझे पहले आप ये बताइए, जैसे मैंने पढ़ा, आपने पढ़ाई, तो आपने पढ़ाई एक्चुअली की कहाँ से? बचपन में आपने, आपका मतलब कहाँ से आपका जन्म हुआ, कहाँ, और फिर कैसे आपने पढ़ाई की और किस तरह आपकी उम्र 16 साल तक पहुंची? जी, ऐसे मेरा जन्म तो हुआ हरियाणा में, जी। भिवानी के पास एक छोटा सा गांव है लोहानी। ओके। फिर जी। उसके बाद हम लोग दिल्ली आ गए। ऐसे तो दिल्ली ही रहते थे हमारे दादाजी वगैरह, पर कभी कभी हम लोग गांव में जाते रहते थे, हमारे चाचा जी रहते थे वहां पर। जी। फिर उसके बाद पढ़ाई दिल्ली में हुई,
और इंद्रप्रस्थ कॉलेज से मैंने हिंदी ऑनर्स किया, फिर संस्कृत की पढ़ाई की। ओके। और उसी दौरान बस ऐसे ही एक बार हमारी फेवरल पार्टी थी 10वीं की, तो टीचर्स वगैरह ऐसे कंपटीशन होता रहता है कविताओं का, तो जी। उसमें मैंने भाग लिया। तो वहां उनको बहुत पसंद आई कविता मेरी टीचर को। तो उन्होंने मुझे कहा कि अरे तुम लिख सकती हो, तुम कोशिश करो, और कुछ भी हो तो मेरे पास लेकर आना, मैं तुम्हारे उसमें सुधार करूंगी। तो बहुत तभी से सुंदर। मुझे लिखने का वो रहा। वैसे हमारे घर में भी थोड़ा पढ़ाई का माहौल ऐसे था कि हमारे दादाजी, हमारे पिताजी संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे सभी। ओह, क्या हाँ, बात तो जी, तो उसी तरीके से वो लोग अच्छी अच्छी किताबें लेकर आते थे, सबको वही किताबें पढ़ने को देते थे। एक बचपन का किस्सा सुना रही हूँ कि जब मैं छोटी थी तो वो कहते थे कि पूजा किया करो, तो हाँ मैं हाँ। रोज पूजा करती और हनुमान चालीसा पढ़ती। तो जब मैं अच्छा। छोटी थी तो मुझे समझ में नहीं आता, जो 7 बार पाठ करे कोई, मुझे हाँ। लगता था कि 7 बार का मतलब है कि एक दिन में 7 बार पढ़ना है। अच्छा। तो ओके। उस टाइम में उसे 7 बार पढ़ती थी तो इतना रट गया मुझे। हम्म। बाद में लगा कि 7 बार है इसका मतलब, चाचा जी बोलते अरे इसका मतलब 7 बार है, एक दिन में 7 बार नहीं है। नहीं, और उसका मतलब 100 बार का मतलब है 100 बार। जी। संस्कृत में 100 100 को भी कहते हैं। हाँ, तो सब बहुत ही बचपन की जो बातें होती है ना, बड़ी मजेदार होती है, क्योंकि हमें उन चीजों के अर्थ जिस तरह से पता होते हैं हम उस तरह उसको फॉलो करते हैं, और वो मासूमियत ही अलग होती है। लेकिन आपको ये चलिए, हनुमान चालीसा तो आप कर लिए 7 बार, और मेरे ख्याल से 2-3 दिनों में याद हो गई होगी 7-7 बार पढ़ने के जी वास्ते। हाँ। लेकिन कविता लिखने की प्रेरणा आपको किससे मिली? कैसे आपने लिखना, मतलब कोई एक प्रेरक होता है ना, या आपके परिवार में हो या कहीं से भी? जी हाँ, ऐसे तो हमारे घर में हमारे चाचा जी संस्कृत के अध्यापक थे, हम्म। और वो थोड़ा बहुत लिखते थे, तो वो हमेशा ऐसे प्रोत्साहन करते रहते थे कि हमेशा बच्चों को अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, वो लाकर देते थे हमें। और वो हम्म। जब बाहर जाते थे तो बोल के जाते थे कि इतना चैप्टर, इतने पाठ तुम याद करके रखना, अगली हम्म। बार जब आओगे तो तुम्हें आधा किलो मिठाई तुम्हारे लिए मिलेगी। ओ, हम लोगों को लालच देते थे ऐसे। तो हम्म। सब बच्चे तो छोटे होते हैं, और उस टाइम तो मिठाई का इतना क्रेज होता था, आपको क्रेज पता होता है। है। हाँ। तो सब कितनी ज्यादा मिठाई लेंगे, उसके चक्कर में हम लोग वो करते थे। फिर पढ़ते पढ़ते ही ऐसे कुछ कुछ कागज पे उकेरने लगे, लिखने लगे। तो हम्म। फिर लगा रही कविता बन सकती है। और फिर हम्म। बाद में हमारी अध्यापिका वगैरह उन्होंने भी बहुत प्रोत्साहन दिया, तो हम्म। इसकी वजह से फिर लिखना शुरू किया। तो मतलब आपकी कविता जो है, जनरली कहते हैं कि कविता जो है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। तो आपकी कविता किसी वियोग के कारण नहीं, किसी दर्द के कारण नहीं, बस आप पढ़ने लगे और पढ़ते पढ़ते कुछ उकेरने लग गए। तो कहीं ना जी कहीं हाँ। संवेदना तो जरूर मन में होगी, किसी चीज को देख करके मन में कहीं ना कहीं दर्द हुआ होगा, और ये जो है ना, फिर पंक्तियां उभर के आती है, कुछ ना कुछ हम लिखते हैं। जी हाँ, क्या था कि शुरू से जैसे हम लोग वो अच्छी अच्छी किताबें लाके देते थे, तो भगत सिंह की किताबें, हम्म। झांसी की रानी, तो शुरू से ही मुझे ना योद्धाओं के प्रति एक अलग से उनके साथ अगाध श्रद्धा रही है। ऐसे मैं हाँ हमेशा जब सोचती थी भगत सिंह जी के बारे में, कल ही उनका जन्मदिन था, तो हाँ मुझे हाँ। ऐसा लगता था कि देखिए, मतलब ये इंसान के भेष में अगर हम सोचे तो ऐसा लगता है कि वो एक फरिश्ते थे। देखिए बिल्कुल ना, बिल्कुल। इतनी उम्र में उन्होंने इतना सब कुछ पढ़ भी लिया, सोच भी लिया, लिख भी दिया। और हम्म। हम लोगों को आज भी हमारे प्रेरणा स्रोत वही है, युवाओं की वही, अगर असली हीरो बिल्कुल। देखा जाए तो वही है। बहुत तो मैं सही तो बात सबको, आपने कही। हाँ, यही कहती हूँ सभी को, आने वाली पीढ़ी को भी, असली हीरो जो असली देश पर अपनी जान देते हैं वही असली हीरो हैं। आप उनके पास जाइए, उनको ऑटोग्राफ लीजिए, तो उनको कितनी खुशी होगी कि हमारे लिए भी, हमारे लिए कोई हमारे प्रति श्रद्धा रखता है और हमें श्रद्धा। इतना आदर भाव देता है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैं वही देख रही हूँ कि आपका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, एक आम आदमी से लेकर हम सैनिकों तक जाते हैं। और आपने मुझे एक बार बताया था कि वीर नारियां करके आपने कोई एक संस्था बनाई है। जी तो हाँ। ये वीर नारियां क्यों, और ये शब्द क्यों दिया, और क्या किया उसके, उस संस्था के अंतर्गत आप क्या वीर करना? नारियां मैंने इसलिए इसका शब्द दिया कि हम्म। जिनके पति शहीद हो जाते हैं, अच्छा। तो बिल्कुल। हाँ, उनके लिए हम लोग कुछ काम कर सकें। जी। क्योंकि जिनके पति शहीद हो गए तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, और हम्म। बहुत सारी ऐसी लीगल समस्याएं भी होती हैं। और हम्म। दूसरा, उन लोगों को एक सम्मान मिले कि हम्म। उनके पति शहीद हुए हैं, और तो उन लोगों को एक तरह से सब लोग एक वीरांगना की तरह और उनको सम्मान दे, उनके पूरे परिवार को सम्मान दे।
तो बिल्कुल इसके लिए हम बिल्कुल। लोग क्या करते हैं कि जैसे हमारा ये प्रांगण है JSW का, तो इसमें हम लोग उनको 2-3 दिन के लिए पूरे परिवार को बुलाते हैं, उनके सास ससुर भी आ जाते हैं, माँ बाप बच्चे सभी आते हैं, 2-3 दिन यहाँ रुकते हैं। फिर साथ में अच्छा लीगल एडवाइजर भी आते हैं, जो कभी अच्छा। उनको जैसे कोई लीगल प्रॉब्लम होती है, उनको पैसा नहीं मिलता है, कुछ और प्रॉब्लम, कानूनी सलाह जो रहती है वो भी हम हम्म देते हैं। और हम्म। उन लोगों को यहाँ घुमाते फिराते हैं और उनको ये कहते हैं कि तुम्हारे घर से बड़ा और तुमसे बड़ा कोई नहीं है इस संसार में, जो कि हम लोगों के लिए काम कर रहा है। अगर हम लोग ये बहुत सही आराम बहुत। से खुशी से जो काम कर पा रहे हैं, ये सब आपके जो बेटे आज शहीद हो गए उन्हीं की वजह से कर पा रहे हैं। और या जो आज सीमा पर प्रहरी जो लड़ रहे हैं, उन्हीं की वजह से हम कर पा रहे हैं, शांति से सो पा रहे हैं। तो आपसे महान कोई नहीं है। मैं यही दोबारा से मैं यही कहना चाहूंगी, किसी के गांव में कहीं आसपास हो तो उस परिवार को एक स्पेशल दर्जा दो, उनके माँ बाप के सामने जाओ, उनके पास थोड़ी देर बैठो, उनसे बात करो, उनसे हालचाल पूछ लो, उनसे इतना ही कह दोगे कि आप समझ लो हम तुम्हारे बेटे हैं या बेटी हैं, आप कभी किसी चीज की चिंता मत करना। वो तो उसी बात से पूरी जिंदगी भर खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर देगा। सच में बहुत ये सब सुंदर चीजें बात। थोड़ा। तो अभी हनुमंता के हम लोग घर भी जाके आए थे, पास में इधर था, 1.5 घंटे की दूरी पे। अच्छा टाइम ओके। जब वो गेलेसिर में शहीद हो गए थे, तो ऐसे हाँ करके। हाँ हाँ। तो ऐसे करके हम 200-300 लोगों को अभी बुला चुके हैं हम्म। और धीरे धीरे अभी प्रयास जारी है। बहुत ही सुंदर बात आपने बताई कि जो शहीद हो चुके होते हैं, जो शहीद होते हैं, वो तो निश्चित ही वीर होते हैं, लेकिन उनकी पत्नी वो वीरांगना होती है। और उस क्योंकि वो एक उसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए कि आप अपने पति को शहीद होने के लिए, आपको पता है कभी कुछ भी हो सकता है, फिर भी सीमा पर आप उनको भेजते हो। तो उसकी पत्नी, उसकी माँ, उसके पिता और उसकी बहनें, मतलब उसका पूरा परिवार ही एक्चुअली, वीरता का पदक जो है ना, सिर्फ उस व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए जो शहीद हुआ है, मैं कहती हूँ पूरे परिवार को मिलना चाहिए। जी, कलेजा तो उनका देखिए ना, जो कैसे खुशी कलेजा तो खुशी उनका कहती है। है कि आप जाइए, और बचपन से सोचती हैं कि मेरा बेटा, मतलब कहते हैं ना कि अपने घर के सूरज को देश का सूरज बना दिया। क्या ऐसे। बात है सच में। और वो देश का सूरज अपने घर के दीपक को बनाती है, और वो सूरज बन के चमकता है और शहीद हाँ हो जाता है। तो ये उस माँ के कलेजे की बात है, माँ के दिल की बात है। कितना महान होता है वो दिल, जो कि अपने सही। पुत्र को शहीद होने के लिए, देश पर शहीद होने भेजता है। तो भेज एक्चुअली देते, कुछ शहीदों नहीं के लिए पता। तो बड़ी सुंदर मुझे वो याद आ गई कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे हाँ लड़ने वालों का यही बाकी निशा होगा। लेकिन मैं कहती हूँ बाकी निशा वो नहीं है, चिताओं पर मेले लगना बाकी निशा नहीं है। मैं ये कहती हूँ कि जो उनके घर के जो परिवार के लोग हैं, हाँ। उनके साथ अगर हम अपना जीवन, थोड़ा सा भी जीवन के पल अगर उनके साथ देते हैं, थोड़ी सी भी अपनी खुशियां उनके साथ बांटते हैं, थोड़े से भी उनके गम हम अपने साथ ले लेते हैं, तो वास्तव में वो निशानी होती है। वास्तव में जो हमारे लिए शहीद हुए, जिसके कारण आपने कहा ना कि हम चैन की बंसुरी बजाते हैं, क्योंकि वो सेना पर हमारे लिए तैनात खड़े हैं, वो कहीं ना कहीं जी, सीमा हम पर हम। बच्चों को भी, जी बच्चों को अगर बचपन से हम बताएं कि हीरो कौन है देश के, जी। असली हीरो कौन है, जैसे ही वो असली बड़े हीरो होते हैं हम कौन है? और चीजें सिखाते हैं, वैसे ही हमें सिखाना चाहिए कि ये देश के असली हीरो हैं। और सब तो अपना रोल अदा करते हैं और चले जाते हैं, पर ये जो असली में शहीद होते हैं, इनको खुद को नहीं पता कि आज गए हैं कल क्या होगा हमारे साथ। नहीं, बहुत बहुत सही, मतलब ये बात आपकी बहुत सोचने की है कि वास्तव में असली हीरो कौन है। ये जी। जो हम लोग पिक्चरों में जो अभिनेताओं को देखते हैं, वो तो एक कहा जाए कि एक अभिनय है। अभिनय। जी। उसमें उस अभिनय में कभी वो हीरो भी बनते, कभी नायक भी बनते, कभी खलनायक भी बनते हैं। लेकिन ये जो है, ये वास्तव में असली हीरो तो यही है। असली जी। हीरो तो वो है जो आजादी की लड़ाई में शहीद हुए। असली हीरो वो है जो आज भी सीमा पर तैनात है और हम चैन की नींद सो रहे हैं। तो वास्तव में बच्चों को, इनका जो आपका जो ये संदेश है ना, कि सब माओ को ये बताना चाहिए कि वास्तव में असली हीरो कौन है। लोगों को पता ही नहीं है कि भगत सिंह कौन थे, लोगों को पता ही नहीं है कि इतने शहीद जो हुए हमारी देश की आजादी में, उनके नाम भी हमें नहीं पता होते हैं। और हम आज के अभिनेताओं के नाम कहें तो हमें सारे पता होते हैं। तो वास्तव में हमें बताना चाहिए कि असली हीरो का मतलब क्या होता है। बहुत जी ही हाँ, सुंदर आपने बात की। और आपका जो संस्कार तो हमें ही डालने हैं ना। बचपन से अगर हम उनको सिखाएंगे, उनको दिखेंगे, अगर हम एयरपोर्ट पे जाते, कहीं भी जाते हैं, तो हम अपने बच्चों को इनका ऑटोग्राफ लेकर आओ, इनका वो करो। तो और हम एक मुहिम छेड़ते हैं कि असली हीरो कौन है, सब लोग। तो बिल्कुल देश बिल्कुल, के असली हीरो हैं, वही हीरो है। असली हीरो तो ये है। और है असली ही हीरो असली मैं हीरो। कहती हूँ उनका परिवार है असली हीरो।
वो खुद भी सभी असली हीरो है और उनका पूरा परिवार हीरो है, जी, जो सभी कि हीरो कितनी हैं। खुशी खुशी कहीं ना कहीं दिल में दर्द छुपा के, आंखों की नमी छुपा के अपने बेटे को, अपने पति को भेज देते हैं रणभूमि में। मालूम नहीं कि कल क्या होगा, रात कैसी बीतेगी, वो काली रात होगी, कितनी काली वहां होगी। घर रहते रहते भी उनको कहाँ चैन रहता है, जब कहाँ कोई चल खबर रहे, नहीं आती, सीमा पे गोलाबारी होती है, एक खबर सुनते हैं तो वो तो दिन रात वैसे भी बेचैन ही रहते हैं। टहलते रहते हैं। और कितनी हाँ बार तो ये होता है ना कि आपको पता भी नहीं होता कि उनका हुआ क्या है, हाँ, यही कि आपको वो कोई शरीर भी नहीं मिलता है, बात तो छोड़ दो आदमी की। तो जी ये जी सारी, और ये सारी चीजें जानते हुए भी वो माँ, वो पत्नी, वो बहन अपने भाई को जो भेजती है, उसके लिए बड़ा कलेजा चाहिए। उनकी वीरता की तो मुझे लगता है कि शब्दों में बयान भी नहीं कर सकते हैं। नहीं कर तो सकते। जी जी, वास्तव बस में उसको आपका सबको ये जो महसूस कार्य, करना चाहिए, मैं यही चाहती इस दर्द को सबको महसूस करना चाहिए। बहुत सही है, बिल्कुल महसूस करेंगे। आप इतना कुछ इस काम के लिए, इसके लिए कर रही हैं, जो कि मैं हमेशा सोचती थी कि ये दो चीजें मैं हमेशा सोचती थी। एक तो कैदियों के लिए मैंने 2-4 बार बात भी की थी, बोले जाने कौन देगा तुम्हें कैदियों के पास। जब मैंने अपने बच्चों से हूँ बात की कि जल्दी से मुझे जाना है तो जाने कौन देगा। और सैनिकों की पत्नियों के लिए तो मेरे मन में हमेशा एक एक तड़प होती है, हमेशा एक बात होती है कि किस तरह से, मतलब मुझे लगता है संसार का इससे बड़ा कोई दुख नहीं होता है कि आप अपने पति को खोते, इससे बड़ा दुख नहीं होता। और इतने तो वो वास्तव में बहुत वीर से, मतलब मैं कहूँ वीर से बहुत ऊंची चीज हो जाती है वीरता की बात उनकी। तो नहीं बहुत जी, जैसे सुंदर। हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो किसी गांव में जाते हैं तो हमें सबसे पहले, मतलब मेरे को लगता है, मैं जब जाती हूँ तो ऐसे देखती, मैं पूछती हूँ कोई ऐसा परिवार है, ऐसा लगता है कि उनसे मिल के आए, थोड़ा मिले उनसे उनसे, मिल के आए, उनसे बिल्कुल बात करें कि कौन परिवार है, कैसे हुआ था, क्या हुआ था, उनको बोले कि हम कितना गर्व करते हैं तो उनको कितना अच्छा लगेगा। जी। ऐसे ही जैसे बुजुर्ग लोग हैं, उनके पास बैठ के सिर्फ बात ही कर लें तो वो कितने खुश होते हैं। बस बात बुजुर्गों को तो यही है कि जैसे आपने कहा ना, आप अनाथालय भी जाती हैं, तो बुजुर्गों के साथ तो खाली थोड़ी सी बात भी कर लो ना, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक संतुष्टि मिलती है कि कोई है जो सुनने वाला है। तो बहुत ही सुंदर बात आपने बताई है। अब मुझे ये बताइए कि आपका जो परिवार है, आप इतना कुछ करती हैं, तो आपका परिवार किस तरह इसमें सहयोगी होता है? क्योंकि बिना घर के और परिवार के सहयोग के थोड़ा मुश्किल होता है ये सब कुछ करना। जी हाँ, नहीं हमारे परिवार का तो बहुत सहयोग है। जैसे मेरे पति, जैसे मैं शुरू में कवि सम्मेलन में जाती थी, तो हाँ। बच्चे जब छोटे थे तो या तो ऐसा होता था आसपास होता था तो ये साथ में जाते थे दोनों बच्चों को लेके, अच्छा। और नहीं तो फिर घर में रखते थे बच्चों को, उनके लिए खाना पीना बनाना सब करना। और अच्छा। जब साथ में जाते थे ना तो ये हमेशा मजाक करते थे, कोई कहता था कि अरे कितने लक्की हो, आपकी पत्नी कवियत्री है। तो हाँ। ये हमेशा ना एक, मतलब इनको थोड़ा हंसी मजाक करने की आदत है, तो बोलेंगे कि जिसकी पत्नी कवियत्री हो उसको पता चलता है एक बार कि कैसे सही है, कैसे गुजरते हैं। तो बिल्कुल। बच्चों ने भी काफी सहयोग किया, सभी लोग मेरा बहुत सहयोग करते हैं, इसी की वजह से मैं कर पाती हूँ। हाँ, वही घर से अगर सहयोग हो तो काम इतना कुछ करना, गांव में जाना या सब कुछ करना तो बहुत। अ, आसान हो जाता है थोड़ा। और इसके अलावा और कौन कौन सी संस्था है, जैसे कि आप वो इंद्रप्रस्थ लिटरेचर फेस्टिवल में आप ये महासचिव की भूमिका निभा रही हैं 2019 से, जी हाँ, तो वहां आप क्या कार्य करती हैं? वहां पर ये एक साहित्यिक संस्था है जिसका उद्देश्य है कि जो लुप्त होती भाषाएं और बोलियां उनको बचाने वाह, के लिए। बहुत तो सुंदर। इसके लिए ये मतलब कोई 53 राज्यों में सिर्फ महिलाएं ही अध्यक्ष हैं। अच्छा, बहुत सुंदर। हाँ, और फिर उन महिलाओं अध्यक्ष को ऐसे किया, पहले पूरे राज्यों की महिलाओं को अध्यक्ष बनाया, फिर उन हाँ, अध्यक्ष को बोला कि आप अपनी और 10-12 टीम तैयार करो, अलग अलग, मतलब एक एक बिल्कुल, स्टेट वाइज, एक एक गांव वाइज, जिससे कि सब बिल्कुल लोग एक दूसरे का सहयोग कर सकें इसमें। सहयोग करें और जुड़े। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इतना सब कुछ करती हैं कि मुझे लगा कि अभी अगर आपसे पूछो और किन किन संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं और क्या क्या काम करती है, तो बहुत लंबी शायद लिस्ट हो जाए। तो थोड़े में अगर कुछ आप बताना चाहें इसके अलावा। जी, बस यही है, मैं सबसे यही सोचती हूँ कि हम्म। जो भगवान ने हमें दिया है तो हमें कुछ ना कुछ लौटाना चाहिए और कुछ ना कुछ करना चाहिए, और जी। अपनी तरफ से ईमानदारी से काम करना चाहिए जहां आप कर सकते हैं, और जी। आपके साथ लोग भी जुड़ जाते हैं, सभी लोग। तो इसके बिल्कुल, लिए मतलब बिल्कुल। ऐसी ऐसी जगह हम लोग ढूंढते हैं, जैसे अभी स्कूल में बच्चे हैं तो हम्म। हमारे यहाँ ऐसा था कि वर्कर्स जो काम करते हैं उनके हम्म। बच्चे हैं, तो हम्म। पहले क्या था कि एक क्लास
एक क्लास में एक स्कूल चलाते हैं, तो उसमें बच्चे मतलब पढ़ लें पहले। फिर हमने क्या किया कि उनके बच्चे जब 5 साल के हो जाते हैं तो फिर हम उनको गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन दिलवा देते हैं, जिससे कि वो बाद में कहीं भी जाएं तो उनके बच्चे आगे जाके एडमिशन ले सके। नहीं तो ज्यादातर होता है ना कि आपने एक संस्था बना दी और उसी में आपने पढ़ा दिया, बस ठीक है, पर तो फिर वो आगे अगर आप नहीं पढ़ाएंगे तो फिर वो आगे एडमिशन नहीं ले पाएंगे। एडमिशन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है आज के जमाने में कम्पीट करने के लिए, बहुत जरूरी है। आसपास के जो हैंडीकैप बच्चे हैं उनके लिए भी एक संस्था यहाँ पे चल रही है। हाँ, के तक, हाँ, मतलब इसके अलावा छोटी छोटी संस्थाएं बहुत सारी हैं जिनसे कि आप जुड़े हुए हैं और कुछ न कुछ समाज सेवा का काम उसके द्वारा आप करते रहते हैं। बहुत बहुत सब जगह, जैसे हमारे जैसे सब काफी हम लोग तारापुर, वासिद, महाराष्ट्र, कर्नाटक सभी जगह है, तो हर जगह हम लोग कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। जैसे स्टार्ट कर दिया वैसे फिर जैसे हम लोग इधर भी आ गए तो हमारी जो लेडीज है वो उस पे आगे सब वैसे ही चलती आगे रहती काम करती रहती है। एक बार वृद्धाश्रम में जाना, उनको बुलाना, उनकी जो हेल्प है वो करना, तो आज भी वो सारी चीजें वैसे ही चल रही हैं जो एक बार सेट किया ना। वो मुझे बड़ी खुशी है कि सारी हमारी लेडीज है ना उस चीज को फॉलो कर रही है और वैसे ही चला रही है कि जैसा आपने कहा वैसा सब चल रहा है। तो बहुत बहुत सुंदर बात है, क्योंकि आपने एक बहुत नेक और बहुत अच्छी दृष्टि से एक सुंदर उद्देश्य को लेकर आप आगे बढ़ी है ना। तो जब हमारा स्वार्थ नहीं होता है ना, निस्वार्थ भाव से जब कुछ होता है तो जो लोग आते हैं वो भी फिर उस भाव में बह जाते हैं और वो करने लग जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर बात है आपकी ये पूरी साहित्यिक यात्रा और सामाजिक यात्रा, इतनी सुंदर यात्रा है कि मुझे इतना आनंद आ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपकी एक कविता सुनना चाहूंगी 16 साल वाली, क्रिकेट से। क्रिकेट के ऊपर मैंने कविता लिखी थी कि उस टाइम तो कमेंट्री होती थी, हम लोग सुनते थे जी। तो कमेंट्री सुनना भी बहुत वो होता था, मम्मी वगैरह कहती थी ना कि तुम लोगों को पढ़ना नहीं है क्या, क्या दिन रात सुनते रहते हो। उसी पे मैंने एक कविता लिखी थी जी 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 कि जब हमने कमेंट्री लगाई हाँ। तभी हमारी मम्मी चिल्लाई, अच्छा। बेटी करनी नहीं पढ़ाई, अब हमारी मुसीबत आई, पास में रखी किताब उठाई और हम करने लगे पढ़ाई। मन तो हमारा लग नहीं रहा था, मजबूरी में आंख गड़ाई, बाहर से आवाज आई चौका, हमारा संयम दे गया धोखा, रेडियो खोलने को देखे मौका। पहले छोटे छोटे रेडियो हम अपने पास रखते थे। बिल्कुल बिल्कुल। हमने धीरे से रेडियो खोला तो उस टाइम ना जो कमेंटेटर सुशील दोषी थे, तो मैंने उन्हीं का नाम लिखा कि कमेंटेटर सुशील दोषी बोला, जीत के लिए चाहिए 2 रन, हमको लगा जैसे मिल गया चमन, तभी हम चौंके, आवाज आई बंद करो रेडियो, क्यों मचाया शोर, पता नहीं क्या सुनते हो, कर देते हो बोर, ये क्रिकेट भी जानने क्या बला है, क्या फेल होने की तुम्हारी सलाह है, क्रिकेट से होती कौन सी भलाई, बंद करके रख दिया रेडियो, शुरू कर दी हमने दोबारा से पढ़ाई, हमारी फिर से मुसीबत आई। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत हास्य रचना भी थी ये, बहुत सुंदर थी। और क्रिकेट पर वो 16 साल की उम्र में जो एक बच्चा जो सोच सकता है जी। और उसके बाद तुक भी अच्छी मिलाई है, सारी तुकांत, मतलब तुकांत के साथ आपने बड़ी सुंदर कविता बनाई है हास्य की।